करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 20 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो करंट इवेंट्स हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि जो नया जो एक बिल लेके आई है गवर्नमेंट महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड, उसी के बारे में मोस्टली न्यूज़ है। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें इतना कुछ आपको बताने के लिए या गाइड करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो हम पहले बता चुके हैं कि ये आपके मेंस में कहाँ इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दे दी जाएगी कि आज के न्यूज़पेपर से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, और कुछ एक दो आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक न्यूज़ है दैनिक जागरण में, ऐतिहासिक महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर, मतलब अभी लोकसभा में इसको पेश किया गया था और लोकसभा से ये पास हो चुका है। तो आपको ये न्यूज़ पढ़ लेनी है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके हाईलाइटेड पॉइंट दिए होंगे जो कि हमने कल भी डिस्कस किए थे। जैसे जैसे आप देखेंगे इसमें अभी जनरल सिर्फ चर्चा होगी और उससे कुछ पॉइंट निकल के आएंगे। तो एक जनरल लेवल है जिससे कि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, फिर जब पूरा बिल एक्चुअल वे में आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें पढ़ते रहनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा बोल दिया तो आप पढ़ना छोड़ दें। ऐसा करने से आपका जो एक जीरो लेवल से जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है वो नहीं हो पाएगा। स्किप होने से चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से दिमाग में फिट नहीं हो पाती है। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स न्यूज़ के पढ़ने हैं। दूसरा एक और था महिला आरक्षण बिल, लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी क्रांति। ये हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा है। तो हमारा जो सिलेबस का एक अहम हिस्सा है सामाजिक न्याय, वहीं उसी सामाजिक न्याय के दायरे में आता है लैंगिक न्याय। जो सामाजिक न्याय जो है वो हमारे पेपर 2 में मेंशन्ड है। पेपर 2 आप देख लेना, सामाजिक न्याय ऊपर ही मेंशन है। उसमें आप देखेंगे कि इसके अलग अलग आयाम है सामाजिक न्याय के भी, उसमें लैंगिक न्याय भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसी को लेके हाईलाइटेड किया गया है। अब ये जो टॉपिक यहाँ हाईलाइटेड हुआ है लैंगिक न्याय को लेके, ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। हो सकता है मेंस एग्जाम में महिला आरक्षण विधेयक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं पूछी जाए और सिर्फ लैंगिक न्याय मुद्दे को उठा के और उसके आसपास क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए कि लैंगिक न्याय में भारत को क्या चुनौतियां फेस कर रहा है, भारत क्यों हासिल नहीं कर पा रहा है, क्या क्या ऐसे रीजन्स है जिनकी वजह से महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके आपको एक इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है और इसका एक अलग से नोट तैयार कर लेना है लैंगिक न्याय टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो इसमें उन्होंने कहा था कि विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय में सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगा। इससे क्या होगा, क्योंकि राजनीति में जब महिलाएं आएगी तो जो नीतियां होती है वो महिलाओं के अकॉर्डिंग बन पाएगी, और जब नीतियां महिलाओं के हिसाब से बनेगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो पाएगा, जो मुद्दे हैं उनको हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ऐसे ही एक आर्टिकल है, नीति निर्माण में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। ये भी आपको आपके स्तर पे तैयार करना है। ये सब जो आर्टिकल्स अभी हमने देखे ये सब उसी आरक्षण विधेयक के इर्द गिर्द हैं, लेकिन आपको पढ़ना है ताकि आप एक जो बेस है वो आपका मजबूत हो सके। अगली जो न्यूज़ है इसमें एक इम्पोर्टेंट कुछ अलग सेगमेंट पे आते हैं, महिलाओं के से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ देखते हैं। इसमें एक आर्टिकल आया जनसत्ता में, महिला सांसदों की ज़्यादा संख्या वाले देशों में दलों के भीतर आरक्षण। कल भी हमने बात की थी ना कि जब हमको अगर राजनीति में या लोकसभा और विधानसभा में अगर हमको महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देना है तो पहले हमको राजनीतिक लेवल पे उनको सक्रियता बढ़ानी होगी, उनको ज़्यादा मौके देने होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि महिला जो सांसद हैं बहुत सारी जगह पे, वहाँ पे राजनीतिक पार्टियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, न कि लोकसभा के लेवल पे या संसद के लेवल पे। जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वहाँ तक उनकी पहुँच बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको कि हम देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा व विधानसभाओं में जो महिलाएं हैं उनका आरक्षण देने के विधेयक पर संसद में बहस के बीच थिंक टैंक का एक अध्ययन है, जिसमें पता चला है कि कई देशों में जहाँ महिला सांसदों की संख्या अधिक है, ऐसे देश जहाँ पे कि महिला सांसद का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कोटा अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं है। वहाँ पे उनको उस लेवल पे कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसे देशों में है स्वीडन है, नॉर्वे है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऐसी जर्मनी, ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें कि महिला सांसदों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका संसद के स्तर पे या लोकसभा विधानसभा में आरक्षण होने की बजाय पॉलिटिकल लेवल पे आरक्षण की व्यवस्था है। अब जब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या और प्रयास किए जाने चाहिए, क्या हो सकता है, वहाँ पे आपको ये फैक्ट लिखना चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब तक हम राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनके लिए वहाँ उस लेवल पे कुछ सीटों का रिजर्व करके या अपने तौर पे जब तक राजनीतिक दल उनको आगे आने नहीं देंगे, तब तक उनका वहाँ पे लोकसभा या विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन होना मुश्किल है। क्योंकि एक कॉमन फैक्ट है कि जब तक चुनाव लड़ने के लिए महिलाएं नहीं आएगी तो वो रिप्रेजेंट कैसे करेगी। तो इसमें यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है यूएन वुमन, उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने से भारत 64 देशों में शामिल हो जाएगा जिनकी सांसदों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। मतलब ऐसे 64 देश अभी हैं जिनके की वहाँ पे जो संसद है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो भारत भी अब उसमें शामिल होने जा रहा है। अब जो इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एक आर्टिकल है जो कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। पारदर्शिता अपनाए संघ लोक सेवा आयोग, ये भी दैनिक जागरण का आर्टिकल है, आपको इसको पढ़ना है। ये सिर्फ एक जो अभी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी में जो कुछ चीज़ों को लेके इश्यूज उठ रहे हैं उनके ऊपर है, एक जनरल आर्टिकल था, अवेयरनेस के लिए आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो करंट इवेंट है, वो है डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके। अभी इसमें जो है इसमें कहा गया है कि जो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये 30 दिनों में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। तो ये जो विधेयक है डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2-3 साल से कंटिन्यू चर्चा में रहा है और इस साल भी बहुत हाईलाइटेड टॉपिक रहा है। तो आपको इसके इर्द गिर्द तैयारी करनी है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल क्यों लाया गया है, इस क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये चीज़ करनी पड़ी हमको, क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं हम साइबर सिक्योरिटी में, क्या इस तरीके से जो भी हमारे जो डाटा को लेके जो चैलेंजेस उठते हैं कि हमारे डाटा का जो मिसयूज़ हो जाता है, अलग अलग जो हमारी जो गवर्नमेंट की डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन देने की चीज़ें हैं उसमें ये डाटा प्रोटेक्शन एक किस तरीके से मुद्दा बना हुआ है, ये एंगल आपको इस पे आपको अपना नोट कंप्लीट करना है। सिर्फ डाटा प्रोटेक्शन बिल को कंप्लीट नहीं करना है, इसका एक दायरा सीमित हो जाएगा नहीं, तो आपको इसका ऐसा एंगल तलाश करना है कि हमारा जो डाटा है वो अलग अलग जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं या अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज हैं हमारा डाटा यूज़ करती है और हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश होती है, उससे कैसे बचा जाए। या जो हम बाजार है वो जो हमारे डाटा का यूज़ करते हैं उससे कैसे बचा जाए, बिना अनुमति के हमारा डाटा शेयर हो जाता है उससे कैसे बचा जाए। हमारी जो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जैसे हम आधार कोई क्यों नहीं ले, हमारा पूरा एक बायोमेट्रिक डाटा जो है वो पड़ा हुआ है कहीं पे और लोग जो अदर कंपनीज हैं वो उसका मिसयूज़ कर सकती हैं, इसको लेके एक चैलेंज है। तो इन आयामों पे आपको इसको तैयार करना है। तो ये एक न्यूज़ थी। फिर है सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी जब डिसीजन देता है तो उसकी पुनर्समीक्षा करता है।
तो पुनर्समीक्षा अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन की समीक्षा करने के बारे में कहा है। तो वो टॉपिक, वो इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने डिसीजन को लेकर समीक्षा करता है उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्यों करता है, वो आप जब आपकी जो पॉलिटी की बुक है उससे इस टॉपिक को में जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। एक बार इसको रीड कर लेना। फिर यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 अक्टूबर से सुनवाई करने के बारे में बताया है। तो अब ये इवेंट, सुनवाई वाला इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नागरिकता वाला जो चैप्टर है हमारा पॉलिटी का, वो पूरा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नागरिकता और नागरिकता अधिनियम 1955, ये आपके किसी भी पॉलिटी की बुक में कॉमन नागरिकता वाले चैप्टर के साथ में आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको इसको रीड करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन जनरेट हो जाए, और ये जो क्वेश्चन है वो प्री में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ऐसे ही संविधान संशोधन की वैधता का परीक्षण करेगी संविधान पीठ। एक संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, 104वां संविधान संशोधन, जिसमें हुआ था कि जो लोकसभा और विधानमंडल है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 80 साल के लिए बढ़ाया गया था, और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, जो सीटें रिजर्व थी, उसको हटा दिया गया था। तो अब भी इस पे वापस से समीक्षा होगी। तो अब आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था है, और जो एंग्लो इंडियन को लेके प्री के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपको कवर करना है। और संविधान संशोधन कल भी मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, और अब एक और बार इसकी बात हो गई है। एक बार आप रीड कर लेना, एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी उसमें होना चाहिए। जो संविधान संशोधन है वो टॉपिक वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मैंने कुछ कृषि से संबंधित जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं वो मेंशन कर दिए हैं। आप अपने नोट में इनको शामिल कर लेना। ये सारी आज की इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थी जिसके बारे में कि हमने डिस्कस किया है। और आज की जो करंट इवेंट्स थी, छोटी छोटी करंट इवेंट्स थी, ज़्यादा कुछ हाईलाइटेड पॉइंट नहीं था। कल हम नेक्स्ट सेशन में फिर से कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है मेंस का, वो हमको जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हमारे माइंड में घूमना चाहिए, और वो घूमेगा तब जब हम उसको बार बार टच करेंगे या बार बार उसको देखेंगे। और इतना आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए वो कि कोई न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो उसको देखते ही आप उसको लिंक कर सकें कि ये इस पेपर में इस टॉपिक के साथ में लिंक होगा। तो मेरी आप सभी को सलाह ये है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का हो चाहे प्री का, अपने दिमाग में उसको इतनी बार पढ़ो, आप इतनी बार उसको इतनी बार आप बार बार रिपीट करो कि आपके जहन में उसकी क्लियर पिक्चर बन जाए कि ये टॉपिक मेरे लिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। न्यूज़पेपर में जब मैं जाऊँ तो डायरेक्ट मैं वही सेक्शन उठाऊं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सेम एज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में भी करना चाहिए, बार बार उनको देखना चाहिए, ताकि आप उन सारी न्यूज़ में से भी अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो निकाल सकें। तो ये थी एक बेसिक यूपीएससी मेंस को लेके स्ट्रेटेजिक बात। अब हम आज के सेशन को स्टॉप करते हैं और कल नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।